तो बात करते हैं जीएस पेपर 4 के एथिक्स के क्वेश्चन कौन कौन से आया थे 2014 के मेंस में। ठीक है, तो हम सेक्शन 1 की बात करेंगे यार। सेक्शन ए में हमारे टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, एक्सप्लेन विथ आंसर्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, एक तरह से हर इंसान जो है खुशियों के लिए सोचता है। ऑल ह्यूमन बींग एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, एंड क्या आप एग्री करते हो? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, आप क्या समझते हो हैप्पीनेस के बारे में, एक्सप्लेन करना है आंसर को। ठीक है, तो फिर से क्या पढ़ते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, है ना। डू यू एग्री? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, एक्सप्लेन विथ आंसर्स, और एक्सप्लेन विथ आंसर्स विथ एग्जाम्पल्स यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं आंसर को, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बता सकते हैं भाई। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, कोड का रिलेवेंस बताएंगे यार हमारे कॉन्टेक्स्ट में। है ना, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बताएंगे हम खुद की ज़िंदगी में, है ना। और इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ व्हाट, सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स। फिर कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड करेंगे विथ अ वे फॉरवर्ड, एंड इसका सिग्निफिकेंस की बात भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो भाई, ये बोल सकते हैं यदि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ बीन एनलिस्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। इट हैज़ बीन सेट अप, किस लिए बनाया गया है भाई? हर आदमी क्या चाहता है? खुशियाँ, ना। एंड डेफिनेटली ऑल ह्यूमन बीइंग एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दी परस्यूट ऑफ happiness has been enlisted as the important goal of human existence. It has been set up for millennia that happiness bring all good to someone. ओके, सो इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ बीन एनलिस्टेड एज द इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट हैज़ बीन सेट अप फॉर मिलीनिया दैट हैप्पीनेस ब्रिंग ऑल गुड टू समवन। इसके बाद हमारे पास मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बताना है यार, है ना। हमने तो एक तरह से इंट्रोडक्शन में बताया नहीं है, बट हाँ हमने बताया इंपॉर्टेंस, एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं कि हैप्पीनेस है क्या उसके बारे में बताया। उसके बाद हैप्पीनेस एक यूनिवर्सल, देखो ये समझ नहीं आ रहा है, ये इस इंट्रोडक्शन को हटाते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं। सो हैप्पीनेस इज अ यूनिवर्सल एस्पिरेशन दैट ट्रांसीड्स कल्चर, रेस, जेंडर एंड एज। It is what it is, a positive emotion that brings a sense of well-being, contentment and fulfillment, है ना। Happiness is a universal aspiration that transcends culture, race, gender and age. It is a
positive emotion that brings a sense of well-being, contentment and fulfillment। ओके देखो जो कॉन्सेप्ट है भाई हैप्पीनेस का, वो एक कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टीफैसेटेड कॉम्प्लेक्स है। पहला हमने आंसर कर लिया, ठीक है। रिलेवेंस ऑफ द कोड इन ओन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। टू मी हैप्पीनेस इज व्हाट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। टू मी व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफ success and satisfaction in a field। It may be due to my own violation or its own, मतलब ये क्यों हो सकता है हैप्पीनेस जो है खुद के वायलेशन की वजह से। वायलेशन मतलब वो वाला वायलेशन नहीं, खुद की चाहत की वजह से, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम एंड सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन ग्रेड इन दैट एग्ज़ाम इज़ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कितना उसमें ग्रेड मिल रहा है वो हमारे पास क्या है भाई, हैप्पीनेस के लिए एक कारण है। इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम सक्सेस एंड अ satisfactory grade in that exam is a matter of happiness। ओके, एग्जाम्पल और दें तो देखो, आप अगर किसी बुक को पढ़ रहे हो, है ना, सो जो मैं पसंद करता हूँ, इट विल ड्राइव हैप्पीनेस फ्रॉम रीडिंग। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन फैमिली एंड फ्रेंड्स आर हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड, इट बिकम्स अ कॉज ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सो ये सब हम बता सकते हैं। एंड रिलेवेंस की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स ने साफ साफ बताया है कि देखो भाई, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं हैप्पीनेस के, लाइक पॉजिटिव इमोशन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। एक और चीज़ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर फैमिली का दें, एक और एग्जाम्पल, सिमिलरली व्हेन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स आर happy, healthy, successful and satisfied, it became a cause of happiness for me। अगर बात करें साइकोलॉजिस्ट की, एंड रिसर्चर्स की, दे हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड different components of happiness such as positive emotions, life satisfaction and a sense of मीनिंग एंड पर्पस। ठीक है, सो ये सब बोल के हम यहाँ पे
कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज व्हाट इट इज सब्जेक्टिव ना। पॉजिटिव इमोशन का मतलब क्या है भाई? इट इज रिफर्स टू फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, प्लेजर, है ना। सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस का मतलब क्या है? इट इज़ अ फीलिंग दैट अपना ज़िंदगी में अपने ग्रेट पर्पस के लिए, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा भी, पर्सनल गोल्स के अलावा भी अपने ग्रेट पर्पस के लिए जिया है, वो हमारे पास एक सेंस ऑफ मीनिंग है। ठीक है, सो कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ultimately happiness is subjective and can be influenced by a range of factors such as genetic, personality, life experience and social and cultural influence. So it is a complex and dynamic construct that can change over time and require ongoing attention and effort to cultivate. ठीक है, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं that ultimately happiness is subjective and can be influenced by a range of factors such as genetics, personality, life experience and social and cultural influence. Okay, so it is a complex, और लिख सकते हैं यहाँ पे, so it is a complex and dynamic, लास्ट में यहाँ पे लेते हैं 10 happiness is a complex and dynamic construct that can change over time and require ongoing attention and effort to cultivate. ओके, सो ये था भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स, टू यू एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हमने सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट हैप्पीनेस है क्या? एक यूनिवर्सल एस्पिरेशन है यार, सब चाहते हैं, इट ट्रांसलेट्स है ना, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कल्चर में हो, ऐसे जेंडर में हो, एज में हो, है ना। इट इज़ अ पॉजिटिव इमोशन दैट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, कंटेनमेंट एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, टू मी, अगर मेरे बात करूँ तो मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ सक्सेस या फिर सेटिस्फेक्शन यार, किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जाम को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसमें अच्छा ग्रेड लाना, अच्छा नंबर लाना, अच्छा रैंक लाना इज व्हाट इट इज़ अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। अगर हम फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अगर वो खुश रहें, हेल्दी रहें, सक्सेसफुल रहें, सेटिस्फाइड रहें, तो वो हमारे लिए क्या है? एक तरह से हैप्पीनेस का कारण बन सकता कारण है। साइकोलॉजिस्ट और हमारे पास रिसर्चर्स ये मानते हैं कि देखो भाई, हैप्पीनेस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक द पॉजिटिव इमोशन, लाइफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ मीनिंग, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट है। बट अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस है एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है यार, है ना। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लाइक जेनेटिक फैक्टर्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, लाइफ एक्सपीरियंस, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट दस हैप्पीनेस इज व्हाट इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक कंस्ट्रक्ट दैट कैन चेंज ओवर टाइम एंड इट रिक्वायर ऑनगोइंग अटेंशन एंड एफर्ट टू कल्टिवेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार? व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ? व्हाई इज इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है ना, एथिक्स ज़रूरी क्यों है भाई ह्यूमन लाइफ के अंदर, है ना, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये भी हमसे पूछा गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ? ओके, व्हाई इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई? इस तरह के आंसर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमको ये बताना है कैसे एथिक्स जो है ये प्रमोट करता है ना, हाउ एथिक्स सीक्स टू बी प्रमोटेड इन ह्यूमन लाइफ, है ना। कैसे एथिक्स को प्रमोट कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर,
है ना, इम्पोर्टेंस बताएंगे भाई एथिक्स का इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स। कंक्लूजन के अंदर हमको क्या करना है भाई, कंक्लूड करना है विथ अ वे फॉरवर्ड। सो एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो एथिक्स सीक्स टू प्रमोट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, फेयरनेस, जस्टिस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ह्यूमन लाइफ, है ना। एक तरह से ये मोरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है यार फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना, बिहेवियर हमारा जो रहेगा उसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, एंड हेल्प इंश्योर दैट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस वैल्यूज, है ना। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इट प्रोवाइड, और एथिक्स प्रोवाइड ethics provides a moral framework for decision making. It provides a moral framework for decision making, behavior, and help to ensure that individual and organization act in accordance with these values. ओके, सो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिहेवियर में, ठीक है। सो ये सब चीज़ ठीक है भाई। लास्ट में हम बताएंगे एथिक्स के अंदर आता क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एथिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। एथिक्स इन पब्लिक तो यहाँ पे चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल जस्टिस, एम्पैथी एंड कंपैशन, डेडिकेशन टू वर्क, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, नेशनल इंटरेस्ट, रेस्पॉन्सिव एंड रेसिलियंस बिहेवियर, है ना। देखो इस तरह के चार्ट हमेशा आपको काम आते हैं, इस तरह के बना के रखने चाहिए भाई। और क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ओके, इट हेल्प इन लीगलिटी एंड रैशनैलिटी, तो ये सब है भाई एथिक्स के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस की, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्स and providing service and implementing policies that affect public interest. So ethics can help the public officials किसमें, है ना, to act in accordance with integrity, transparency, accountability. देखो ये जो चार्ट है ना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसको आप बनाओ या ना बनाओ, बट हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमको बात किसी करनी है, देखो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, है ना, ये कैसे ह्यूमन लाइफ में प्रमोट किया जाता है, ये हमने बताया कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मेन क्वेश्चन यही है भाई, वाई इट इज़ ऑल मोर इम्पोर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एथिक्स कैन हेल्प ensure that public official act with integrity, transparency and accountability, and that they make decision that are fair, just and in the public interest. Decision that are fair, just and in the
पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, और हम एग्जांपल्स की बात करें सो एक्सेप्टिंग अ ट्रांसफर दैट कुड, बिकॉज अगर एक पब्लिक सर्वेंट रिवील्स हिमसेल्फ इन डिलेमा बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस समय हमारे पास वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं ट्रांसफर दैट कुड नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है भाई सर्कल्स ऑफ रिलेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे बोलूँगा, देखो कोई आदमी फंस गया है एथिकल डिलेमा में ना, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो एक तरह से वो क्या एथिक्स की बात कर रहा है, एथिक्स को समझ रहा है। एक्सेप्टिंग अ ट्रांसफर that could negatively have an effect on his circles of relatives, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक सर्वेंट हैज़ टू स्टे इंडिपेंडेंट एंड करेजियस एट टाइम्स, जब भी ज़रूरत हो, ठीक है ना भाई। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो गाइडलाइंस हैं जो कि रिक्वायर्स हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन को टू एस्टेब्लाइज अ कंप्लायंस एंड एथिक्सल प्रोग्राम, है ना, ये हमारे पास होने चाहिए, जिससे हम क्या कर पाएँ, वायलेशन ऑफ लॉस को रेगुलर ट्रेनिंग, है ना, वायलेशन ऑफ लॉस को यहाँ पे रोक पाएँ, है ना, एंड बहुत सारे और भी एथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर पाएँ। एग्जाम्पल की बात करते हैं एक और चीज़ की, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में फेस एथिकल dilemmas in deciding how to allocate scarce resources such as funding for education और हेल्थ केयर। तो इन सिचुएशंस में हियर एथिकल फ्रेमवर्क सच एज यूटिलिटेरियनिज्म और डेंटोलॉजी can help guide decision making and ensure that decisions are made based on moral principles rather than personal interest। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर लिखा भाई। और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि गाइडलाइंस जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेंगे टू प्रिवेंट करप्शन, वेस्ट एंड अब्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट, है ना, रिसोर्स, या फिर प्रमोट कर सकता है पब्लिक ट्रस्ट को यार इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज, है ना, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इंश्योर दैट पब्लिक ऑफिशियल एक्ट इन इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तो हमने लिखा भी है। एथिकल फ्रेमवर्क कैन गाइड डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मॉरल डिलेमास, हेल्पिंग टू इंश्योर दैट डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स अदर देन पर्सनल इंटरेस्ट और बायसेस। ठीक है, तो ये तो हमने इसमें भी बताया यार। ठीक है, तो इसके साथ देखो इसको हम यहाँ पर थोड़ा पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और आंसर लिख सकते हैं कि देखो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे ये तो कंक्लूजन की फॉर्म में आ ही जा रहा है ना। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस में हेल्प करते हैं,
टू द गाइडलाइंस, हु अडहियर्स टू द गाइडलाइंस, कौन से गाइडलाइंस, द गाइडलाइंस जो हमने ऊपर मेंशन किए हैं ऑफ जस्टिस, एम्पैथी, कंपैशन, ये सब चीज़, ठीक है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर who adheres to guidelines can help prevent corruption, waste and abuse of government resource and promote public trust. Public trust in government institution. ओके, ये है भाई, ठीक है। लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क में यही है, बट हाँ कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, बट आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि एथिकल फ्रेमवर्क कैन गाइड, वो तो हमने यहाँ पे बताया है यार, दे गाइड ऑल्सो और दे कैन गाइड इन डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मॉरल एथिकल्स है, ठीक है। तो एथिकल फ्रेमवर्क कैन also guide decision making in face of complex moral ethics, helping to ensure that decisions are made on moral principles. Thus, ethical framework can इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, thus ethics seeks to promote principles of right or wrong, fairness, justice and responsibility in ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अलग प्रकार से हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। ये था भाई हमारे पास आंसर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बड़ा लिखते हैं आंसर, बिकॉज आप छोटा करना आसान रहेगा, 2-3 पॉइंट हटा दो, 2-3 है ना लाइन हटा दो, है ना। मैं जो पैराग्राफ है अपने आप में एक सेंटेंस है, इसीलिए ना अलग मीनिंग है उसका, इसीलिए आप हटा सकते हो। ये जो ग्राफ बनाई है ये एक तरह से जनरल इंपॉर्टेंस होता है, इसको याद करके आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिस प्रकार से आपको कहीं भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन पूछे, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये थीम्स रिपीट होते हैं, आप फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो यार, ये फ्लो चार्ट का, ठीक है। सो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, why it is all the more important in public administration. तो ethics provide moral framework for decision making behavior and help to ensure that individual and organization act in accordance with values. तो हमने जो बोला ना कि पब्लिक ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करते हो, लास्ट में हमने बताया, ठीक है, कंक्लूजन की फॉर्म में। एथिक्स कैन हेल्प इन इंश्योर व्हाट पब्लिक ऑफिसर जो है वो अपनी इंटीग्रिटी से बने रहें, ट्रांसपेरेंसी बना के रखें, अकाउंटेबिलिटी बना के रखें, और जो सिस्टम हो डिसीजन मेकिंग का वो कैसा हो, फेयर हो, जस्ट हो। एग्जाम्पल की बात की तो अगर कोई आदमी एक्सेप्ट कर रहा है ट्रांसफ़र को, है ना, जिसका नेगेटिव इफेक्ट है उसके सर्कल्स ऑफ रिलेटिव में, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है पब्लिक एथिक्स के ऊपर, क्योंकि अगर वो डिसीजन लेता है प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, है ना, अगर डिलेमा में फंसा हुआ है पब्लिक और प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और उसने प्राइवेट पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर डिसीजन लिया, तो उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हमने ऑल्सो बताया कि देखो जो गाइडलाइंस है, एथिकल गाइडलाइंस जो है वो प्रिवेंट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को टू इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना, वेस्ट या फिर अब्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स को एक तरह से रोकता है, और एक प्रमोट करता है यार ट्रस्ट किसमें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, लोगों का। ऑल्सो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब एथिकल डायलेमास में फेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे आप लिख सकते हो, फॉर इंस्टेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक एथिकल डायलेमा में फंस गया है जहाँ पे उसको कुछ रिसोर्सेज की कमी है, उसको अलोकेट करना है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में, तो कौन से फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकता है, यूटिलिटेरियनिज्म का, है ना, जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है दैट, है ना, वो उसको गाइड कर सकता है कि वो क्या करे, मॉरल प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहे, डिसीजन पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए ना ले। सो हमने लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट एथिक्स सीक्स टू प्रमोट व्हाट, एथिक्स सीक्स टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, फेयरनेस को प्रमोट करने की बात करता है, जस्टिस को प्रमोट करने की बात करता है, एंड ह्यूमन लाइफ के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस लाता है यार।
सो देखो मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये लोग नहीं कराएंगे, कोई भी ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा कोई लिख लिख के नहीं समझाएगा, है ना, लेकिन लोग इसको देखेंगे क्यों नहीं, बिकॉज उनको एग्जाम, देखो अच्छी चीज़ें जो होती है ना टाइम लगती है, उसको टफ लगता है ना, चीज़ों को समझने में लगता है, जो कि लेकिन लोग करेंगे नहीं, बिकॉज फिल्म निकालना लोगों का एम है ना, आईएएस या फिर आईपीएस या फिर सिविल सर्वेंट बनना ये नहीं है मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम क्या 99% लोगों को क्या है, फिल्म निकालना, क्या खाएगा, क्या फायदा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पैट्रियोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन, अकॉर्डिंग टू यू, है ना, पैट्रियोटिज्म की बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज पैट्रियोटिज्म इम्प्लाई इन एवरीडे सिविल लाइफ, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन हमसे पैट्रियोटिज्म के बारे में पूछ रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पैट्रियोटिज्म डिमांड रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज पैट्रियोटिज्म इम्प्लाई इन एवरीडे सिविल लाइफ, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम पहले तो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट पैट्रियोटिज्म। बॉडी में हमको ये बताना है कैसे पैट्रियोटिज्म का क्या महत्व है, बिकॉज डिफेंस में तो बता दिया गया कि डिफेंस में अपनी जान दे देना, अपनी जान की कुर्बानी देना देश को बचाने के लिए पैट्रियोटिज्म है, बट सिविल लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है, क्या समझते हो पैट्रियोटिज्म मतलब? पैट्रियोटिज्म इम्प्लाई इन एवरीडे सिविल लाइफ, है ना, हमको इसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स। इसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। सो पैट्रियोटिज्म इन एवरीडे लाइफ रिफर्स टू व्हाट, इट इज अ सेंस ऑफ लव, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू वंस कंट्री एंड कम्युनिटी, है ना, जहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है, इट इन्वॉल्व्स बीइंग प्राउड ऑफ वन हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन एंड वर्किंग टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ, है ना, अपना नेशन एंड उसके सिटीजन्स की अच्छा करना। सो पैट्रियोटिज्म इन एवरीडे सिविल लाइफ refers to a sense of love, loyalty and commitment to one's country and community, and it includes being proud of one's heritage, culture and tradition. Love, loyalty and commitments, it involves being proud of one's heritage, culture and traditions and working toward the betterment of nation और वहाँ के सिटीजन। तो थोड़ा सा बड़ा कंक्लूजन है इसका। आप देखो जो 2 पैराग्राफ लिखा है उसमें से 1 पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, छोटा लिखना पड़े तो, ठीक है। सो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, इतना तो आप इसको कट दोगे तो भी चल जाएगा। सो अगर हम एवरीडे सिविल लाइफ में पैट्रियोटिज्म का मतलब बताएं, सो इट इन्वॉल्व रेस्पेक्टिंग लॉस, ठीक है, तो इसको तो हमने बताना ही है बॉडी में, तो इसको क्यों ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, बस इतना रखते हैं, ठीक है ना, इसको तो बॉडी में बताना ही है कंक्लूजन की फॉर्म, या फिर आप दोनों में से किसी चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। अगर हम बात करें एवरीडे सिविल लाइफ में पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है, मेन आंसर हमारे पास डिफेंस सेक्टर पे नहीं है भाई, लोग डिफेंस सेक्टर में घुस जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे क्वेश्चन को, तो हमको सिविल लाइफ की बात की जा रही है ना। क्वेश्चन ने हमको बता दिया कि हाँ डिफेंस में उसका मतलब क्या है, जान दे देना, बट सिविल लाइफ में क्या मतलब है पैट्रियोटिज्म को हमको बताना है यार। इन एवरीडे सिविल लाइफ patriotism can manifest itself as, for example हम बात करें
इट इन्वॉल्व्स रेस्पेक्टिंग द लॉज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, पेइंग टैक्सेस, है ना, वॉलंटियरिंग इन कम्युनिटी सर्विसेज, है ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेट करना, जैसे कि आप वोटिंग के लिए जा रहे हो, पब्लिक डिस्क्लोजर और उसके लिए आप जा रहे हो, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे पेट्रियटिज्म का मतलब। इट कैन इन्वॉल्व respecting the laws and institution of the country, paying taxes, volunteering in community service activities, actively participating in democratic process such as voting and engaging in public discourse। तो ये है भाई हमारे पास एक तरीके से। और आप बता सकते हो कि देखो पेट्रियटिज्म और कैसे बता सकते हैं सोशल लाइफ के अंदर, है ना, अगर आप समझोगे तो कोविड-19 के समय का एग्जांपल दे सकते हैं। मैनी सिटीजन डेमोन्स्ट्रेट व्हाट अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, कैसे, बाय फॉलोइंग पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस, है ना, डोनेटिंग टू, है ना, रिलीफ एफर्ट्स लाइक अक्षय कुमार का एग्जांपल दे सकते हैं, सोनू सूद का एग्जांपल दे सकते हैं ना, वॉलंटियरिंग टू हेल्प, जो कि जरूरत है उनको मदद करना, यही एक तरह से क्या है, देशभक्ति है यार। तो एक और एग्जांपल है कोविड-19 के समय, ओके, सो द response of the citizen of India during the COVID-19 pandemic, ये भी एग्जाम्पल है भाई पेट्रियटिज्म का ही, है ना। मैनी इंडियंस और मैनी सिटीजन्स DEMONSTRATD demonstrated a sense of patriotism by following public health guidelines, donating to relief efforts, है ना, and volunteering to help those in needs। तो ये भी तरह से क्या है यार, पेट्रियटिज्म ही है। और एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एवरीडे लाइफ में हमारे पास, है ना, अगर आप इन दी वर्क ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके तरफ काम करते हैं, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, तो वो भी एक तरह से क्या है, पेट्रियटिज्म को ही तो प्रमोट कर रहे हैं। सो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं यार। एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, बट लास्ट में हम कंक्लूड देखो लिख देते हैं, ठीक है। मत लिखना, मत आपको छोटा लिखना होगा तो अब मत लिखना इसको, बट हाँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। अनदर एग्जाम्पल्स, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं लिखा हूँ पूरा छाप दो, बट आप समझना ये कंटेंट है यार, है ना। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ वहाँ पे जाकर सोचोगे, वहाँ पे सिर्फ जाकर लिखना होता है। तो लिखने के लिए आपके पास दिमाग में होना चाहिए, और दिमाग में वही चीज़ होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंटेंट रेडी करो और उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं 3 को एग्जाम्पल्स, वहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिख लो, बिकॉज 150 वर्ड्स के लिए तो एग्जाम्पल वेरी सफिशिएंट यार। इंट्रोडक्शन में बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बस थोड़ा लाइटिंग लिख रहा हूँ और थोड़ा जगह कम कर लिख रहा हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा है मेरा। समझ, 200 से ऊपर वर्ड जा रहे हैं, बट इसको आप 150 में आराम से कर सकते हो। 2 चीज़ें एग्जाम्पल याद आई, 3 लिखा है मैंने एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल याद आई, लिख सकते हो। बिकॉज आप समझना क्वेश्चन इस प्रकार से ही रिपीट होगा। 10-15 में से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उस प्रकार क्वेश्चन देखे होंगे। ओके, सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियटिज्म इन एवरीडे सिविल लाइफ
is the work of what? Civil society organization. That works toward promoting human rights, social justice and environmental sustainability. ओके, लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट इन कंक्लूजन व्हाट इज पेट्रियटिज्म यार, है ना, जो हमने बताया इट इज लव, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टूवर्ड वंस कंट्री. So it is crucial aspect of a healthy and vibrant society and help to foster a sense of solidarity, compassion and a common purpose among citizens. Thus, patriotism is a crucial aspect of a healthy and vibrant both for the, है ना, civil society, मतलब दोनों रेफरेंस में. पेट्रियटिज्म इन एवरीडे लाइफ, इसको यहाँ लिख देते हैं, पेट्रियटिज्म नहीं लिखते. 10 पेट्रियटिज्म इन एवरीडे लाइफ everyday civil life is a crucial aspect of a healthy and vibrant society and helps to foster a sense of solidarity, compassion and common purpose among citizens. Okay, इट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी एंड वाइब्रेंट सोसाइटी. ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिखा भाई. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखा हमने, इफ द कंटेक्स्ट, ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विस पेट्रियटिज्म डिमांड्स readiness to even die once, to even lay down one life in protecting the nation. According to you, what does patriotism imply in everyday civil life? एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर. सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई पेट्रियटिज्म का मतलब क्या है एवरीडे लाइफ में. एक लव है ना, लोगों के लिए प्यार, लॉयल्टी, विश्वास बना के रखना, कमिटमेंट होना चाहिए वंस कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए. एवरीडे लाइफ में हमने 3 एग्जांपल दिए. पहला तो सपोज करो अपने जो लॉज हैं इंस्टीट्यूशंस के, कंट्रीज के, ना, लॉज उसको आपने फॉलो किया, टैक्स दिया, वॉलंटियर किया इन कम्युनिटी सर्विसेज, है ना, वोटिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाइक वोटिंग एंड एंगेजिंग इन पब्लिक डिस्कोजर, वो बताया. पेंडेमिक के अंदर सपोज हमने एग्जांपल देखी जहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स जो दिए, पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस को आपने जो अच्छे से फॉलो किया, है ना, जो वॉलंटियरिंग किया जिसको जरूरत हुई, इसको एक तरह से क्या है, पेट्रियटिज्म ही तो है. ये पेट्रियटिज्म ही तो है सिविल लाइफ में, है ना. और हमने एग्जांपल दिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, उनके लिए एक तरह से आप समझना पेट्रियटिज्म का मतलब सिविल सर्विस, मतलब सिविल लाइफ में क्या है कि आपके ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, सोशल जस्टिस के लिए लड़ना, है ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखना. सो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, क्रूशियल एस्पेक्ट है भाई. मतलब जो पेट्रियटिज्म है सिविल लाइफ में क्रूशियल एस्पेक्ट है, बिकॉज जैसे सॉलिडारिटी लाता है, कंपैशन लाता है एंड कॉमन पर्पस क्रिएट करता है भाई सिटीजन्स के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार? What do you understand about probity? Probity का मतलब क्या समझते हो इन पब्लिक लाइफ? What do you understand about probity in public life? What are the difficulties in practicing it in the present times? How can these difficulties be overcome? ठीक है, प्रोबिटी का मतलब पब्लिक लाइफ में क्या समझते हो, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है इसको प्रैक्टिस करने में और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है. फिर से पढ़ते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन पब्लिक इन द प्रेजेंट टाइम्स? हाउ कैन दिस डिफिकल्टीज बी ओवरकम? सो हम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई. सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे, बाय डिफाइनिंग अबाउट प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, है ना. डेफिनेशन ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, वाई प्रैक्टिसिंग प्रोबिटी इज हार्डर इन एवरीडे लाइफ, ये बोल सकते हैं डिफिकल्टीज क्यों हैं, वाई प्रैक्टिसिंग प्रोबिटी इज
बिकमिंग हार्डर इन एवरीडे लाइफ, एंड कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, हाउ दिस कैन बी ओवरकम, हाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज। ठीक है, कंक्लूजन के नाम क्या करेंगे भाई, कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे प्रोबेबिलिटी का इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। So what is probability यार, probability refers to the quality of being honest, transparent and having a high moral principles and integrity, है ना, किसमें, पब्लिक अफेयर्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट हाँ उसको हम बताएंगे। सो व्हाट इज probability, probability in public life refers to the quality of being honest, transparent and having high moral principles and integrity in the conduct of public affairs। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड हाई मॉरल प्रिंसिपल्स रखना इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी यार। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, है ना, लाइक एम्पैथी, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट। देखो ये जो है यहाँ पे आप 150 में मत लिखो, बट ये जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट नहीं बोलेंगे, एक जो चार्ट है ना ये हर जगह काम आता है, हर क्वेश्चन में कैसे चार्ट होता है जो कि ना कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें है तो इसको इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आता है यार, इम्पार्शियलिटी ना, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, dedicated to public service, dedicated to public service, confidentiality मेंटेन रखना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, एम्पैथी रखना, ये सब चीज़ें आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, नाउ हमारे पास ये डिफिकल्ट क्यों है ये हम बताएंगे यार, प्रैक्टिसिंग प्रोबेबिलिटी इज डिफिकल्ट क्यों। प्रैक्टिसिंग प्रोबेबिलिटी इज बिकमिंग डिफिकल्ट रीजन्स आर, पहला बोल सकते हो यार, हाई हैंडेडनेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एज नोटिस बाय द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, हाई हैंडेडनेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एज नोटिस्ड बाय द सेकेंड ARC। और क्या रीजन है भाई, डिक्रीजिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज अमॉन्ग पॉलिटिशियन, डिक्रीजिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज अमॉन्ग पॉलिटिशियंस, और क्या बोल सकते हैं, लो अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक अबाउट देयर राइट्स, low awareness among the public about their rights, है ना। एंड चौथा बोल सकते हैं कि
जनरल डिक्लाइन इन द मोरलिटी, लाइक ऑनेस्टी की कमी हो जाती है, लोग प्रैक्टिस करना ही नहीं चाह रहे हैं। जनरल डिक्लाइन इन मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, कैसे ओवरकम कर सकते हैं यार? टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, हम क्या करना चाहिए? जो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है यार, जिसमें चीज़ें क्या आ रही है लाइक एनफोर्सिंग एंटी करप्शन लॉज, है ना, एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज बनाने की बहुत ज़रूरत है। essential to strengthen the legal and regulatory framework that govern public affairs, for example enforcing anti-corruption laws, है ना, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज, एसेट्रा। एसेट्रा मतलब क्या है? हमारे पास मॉनिटरिंग एंड एक्सपोजिंग करेंगे रॉन्ग डूइंग्स को। और क्या कर सकते हैं भाई? हमारे पास एक तरह से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन, जिससे हमारे पास इम्पोर्टेंस दे पाए एथिकल बिहेवियर एंड मॉरल वैल्यूज़ पे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड awareness raising campaigns that emphasize the importance of ethical behavior, that emphasize the importance of ethical behavior। okay? बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं यार, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ रिसेंट स्कैंडल्स को बाहर निकाला गया बिकॉज ऑफ व्हाट? प्रोबिटी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सा प्रोबिटी का ध्यान दिया। सो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट अ पर्सन शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर प्रोबिटी ऑफ इट्स ओन एंड। ठीक है, अपने तरीके से, अपने तरफ से तो पूरा प्रोबिटी मेंटेन रखना चाहिए, है ना। सो बोल सकते हैं यार बिकॉज प्रोबिटी बहुत ज़रूरी है। Education and awareness can also increase probity. So when the whole world is silent, even no voice can make a difference. So thus we can conclude by mentioning that person should always strive for a probity on their own end, because a person should always strive for probity on their own in as, है ना, as the ऐसे कोट से कंक्लूड कर सकते हैं, as the famous quote says, or as the famous quote goes, when the whole world is silent, even one voice can make a difference। ठीक है, सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इतना ज़रूरत है कि आपके तरीके से आप मेंटेन रखने की कोशिश करो यार प्रोबिटी को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन द present times,
हाउ कैन दिस डिफिकल्टीज बी ओवरकम। हमने से पहले तो इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी यार, है ना, इक्वालिटी ऑफ वेलबींग मेंटेन रखना, इक्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड को बनाए रखना इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है लाइक इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखना, इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, एम्पैथी रखना, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन रखना, अकाउंटेबिलिटी रखना, ऑनेस्ट रहना, पब्लिक सर्विस के डेडिकेट करना अपनी जिंदगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। बट ये जरूर ये डिफिकल्ट क्यों है यार आज के मैंने इसको प्रैक्टिस करना, बिकॉज ऑफ द हाई हैंडेडनेस यार। ARC ने बताया मॉरल वैल्यूज की कमी हो रही है अमंग पॉलिटिशियंस, है ना, अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के अंदर कि उनकी राइट्स क्या है, तो वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं शो कर पा रहे हैं ना पब्लिक सर्वेंट्स को। और एक तरह से जनरल डिक्लाइन भी है यार पॉलिसी मेकर्स के अंदर, पब्लिक लाइफ के अंदर ऑनेस्टी की कमी आ रही है हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास इसीलिए डिफिकल्ट हो रहा है प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस करना। सो हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं जिस डिफिकल्टीज़ को, है ना। बहुत सारे लॉस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, पहले से उसको स्ट्रेंथन करके फॉर एग्जांपल हम एंटी करप्शन लॉज ला सकते हैं, एस्टेब्लाइज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज़ लाइक दी CVC, है ना, बनाया है जो एग्जांपल दिया हमने, है ना। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अवेयरनेस एंड एजुकेशन, है ना, रेजिंग कैंपेन्स पे, जिससे लोग अंदर उनके अधिकार, उनके एथिकल बिहेवियर का इंपॉर्टेंस समझ आएगा यार। लास्ट में मैंने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, देखो अपने तरफ से तो आप कोशिश करना कि आप प्रोबेबिलिटी मेंटेन रखो, बिकॉज जब दुनिया शांत रहती है तो एक छोटी सी आवाज़ भी दुनिया डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रिटी। देखो भाई एक तरह से ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है भाई, है ना, ये देखो ये रिपीटेड है बिकॉज इस प्रकार क्वेश्चन शायद 2020 या फिर 21 में आया था यार, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको समझने हैं कि देखो प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट आप समझ नहीं आता कि कैसे रिपीट होते हैं, आप ठीक से करते नहीं चीज़ों को, इसीलिए पता नहीं चलता, तो हमको ठीक से करना है चीज़ों को, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 क्या है, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस। What do you understand by this statement? Explain your stand with illustration from the modern day. मॉडर्न डे से हमको इस एग्जाम्पल्स देने हैं भाई, ठीक है। सो फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड डेडफुल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन योर स्टैंड विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई कैसे, बाय राइटिंग अबाउट इंटीग्रिटी। बॉडी के अंदर बात किसकी कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट, इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम। उसके बाद हम रिलेशन बात कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रिटी एंड नॉलेज, है ना। इसको हम एग्जाम्पल्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर सकते हैं यार सिग्निफिकेंस क्या है इसको बता के, ओके। सो इससे पहले क्या बताएंगे भाई, इंटीग्रिटी होता क्या है। ये सैमुअल जॉन का एक स्टेटमेंट है भाई जो कि क्या बता रहा है, इंटीग्रिटी इज नथिंग बट इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ बिलीफ, कन्विक्शन, स्टैंडर्ड्स, बिलीफ एंड बिहेवियर, ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नेंस के अंदर। इंटीग्रिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ बिलीफ, conviction, standards and behavior, ठीक है। आप इसको समझाना चाहो तो एक तरह से ऐसे ग्राफ में समझा सकते हो, जो बहुत फेमस है, मैंने तो बहुत बार इस्तेमाल किया इस चीज़ का यार, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, थिंक जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव करते हो, फिर फील करते हो, और जो आप करते हो, इसके बीच की जो चीज़ है उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। सो है ना, एक्सप्लेनेशन की कैसे आज मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास इंटीग्रिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला जो टाइम है हमारे पास, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस। इंटीग्रिटी विदाउट knowledge is weak and
यूजलेस, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, देखो एथिकल डिसीजन मेकिंग में इसका मतलब ये है, सपोज करो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो भाखरा नागर डैम जब 1950s के समय बन रहा था, है ना, सिविल सर्वेंट का गुड इंटेंशन था कि हम क्या करेंगे, रिलोकेट करेंगे जो डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ हैं, बट उनकी जो लाइवलीहुड पैटर्न था उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं था, है ना, नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी था कि हम डिस्प्लेस करेंगे अच्छे से, ये वो चाह रहे थे, बट उसका क्या नहीं था, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं था। सो ये वीक है, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक, है ना, बिकॉज उनका इंटेंशन तो गुड है ना, बट उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है भाई, है ना, उनका ठीक रिलेवेंस इंफॉर्मेशन नहीं रखे हैं वो, तो उसका एक दिक्कत है। बट अगर हम बात करें नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे 1970 का एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिसयूज़ किया था भाई अपने पोजीशन का, एंड वहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट से उसको खुद के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। बिकॉज अगर एथिकल कंसिड्रेशन नहीं है, नॉलेज बहुत सारा है, एथिकल कंसिड्रेशन नहीं है, तो क्या कर सकता है, सोसाइटी को डेंजर सिचुएशन में ला सकता है यार। सो एग्जाम्पल से चीज़ों को बताएंगे। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भाखरा नागर डैम in 1950s, a civil servant with good intentions aimed to relocate displaced communities without proper understanding of their livelihood pattern. ठीक है, तो एक तरह से क्या है यार, ये एग्जाम्पल की बात की हमने, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज एक वीक एंड यूजलेस हो सकता है। दूसरा हमारे पास कैसे नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी कैन बी डेंजरस। नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो इन दी 1970s high ranking officials or government official misused their extensive knowledge of government contract to facilitate kickbacks and embezzlement in a major infrastructure project. So ये दिक्कत है भाई, जब नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इंटीग्रिटी नहीं है तो, एथिकल कंसिडरेशन नहीं है तो। बट इम्पोर्टेंस क्या है कंबाइनिंग इंटीग्रिटी एंड नॉलेज का, बिकॉज हमने बात किसकी की है भाई, रिलेवेंस बताएंगे, इंटीग्रिटी एंड नॉलेज के बीच का रिलेशन बताएंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ combining integrity and knowledge, यहाँ पे भी हम एग्जांपल से समझाएंगे। देखो 1990s के समय
ऑनेस्ट एंड नॉलेजेबल सिविल सर्वेंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे भाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे ना उसको देखते हुए। सो ड्यूरिंग द 1990s एंड honest and knowledgeable civil servant played a crucial role in the successful implementation of economic रिफॉर्म्स। ठीक, सो हम ये बता सकते हैं कि देखो भाई अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी एंड प्रमोटिंग नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक प्रोफेसर थे भाई बहुत जाने माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 1970s 1980s में बहुत इन्होंने बोला कि देखो भाई कंसिस्टेंटली उन्होंने एम्फसाइज किया अबाउट व्हाट because emphasizing ethical values alongside the pursuit of knowledge equips individual with the what ability to make informed and responsible decision। so यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं by mentioning that thus knowledge and integrity are balancing wheel of the same cart, one show the right path and other provides willingness to take the path, one shows the right path and the other provide willingness to take the path। ओके, तो देखो फिर से अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। ये जो नॉलेज है या फिर इंटीग्रिटी है, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये एक चक्के के दो पहलू है, बिकॉज एक जो है रास्ता दिखाता है और दूसरा रास्ता लेने में मदद करता है। ठीक है, सो इट दिस आर दी बैलेंसिंग व्हील ऑफ द सेम कार्ट। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड डेडफुल। What do you understand by this statement and explain your stand with illustration from modern day। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्या बताया, इंटीग्रिटी होता क्या है ये बताया भाई। एक बिलीव, एक कन्विक्शन, एक स्टैंडर्ड का बिहेवियर का चारों का, या फिर इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये जहाँ पे आप जो सोचते हो, जो विश्वास रखते हो और जो करते हो, उसके बीच की जो चीज़ें हैं, जो कोइंसाइडिंग थिंग है, इज इट व्हाट दिस इज नोन एज इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी अगर पहले बता रहे हैं, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है क्या बोल रहा है, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक। हमने एग्जांपल दी कैसे वीक है। जब भाखड़ा नागल डैम बना था 1950s के अंदर, तो कुछ सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने वहां पे जो कम्युनिटीज थी जहां पे वो रहते थे, जहां पे डैम बनना था, उनको डिस्प्लेस किया, है ना। बट उनके जो प्रॉपर लाइवलीहुड पैटर्न है उसको समझ नहीं पाए, तो उनके पास इंटीग्रिटी थी, उनके बारे में सोचा, जो डिस्प्लेस उनके बारे में सोचा, बट उनके पास उतना नॉलेज नहीं था कि उनके प्रॉपर लाइवलीहुड पैटर्न को समझ पाए। दूसरा हमने बात की ऐसे चीज़ें की जहाँ पे नॉलेज तो था लोगों के पास बट इंटीग्रिटी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेडफुल है। बिकॉज 1970s के अंदर कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनके पास नॉलेज तो था बहुत ज़्यादा, भी तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है, बट उनके पास इंटीग्रिटी की कमी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो नॉलेज था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं गवर्नमेंट के, कैसे कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया और कुछ खुद के फायदों के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यहाँ पे इसका दुरुपयोग किया यार। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि हमारे पास दोनों को कंबाइन करें। इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग व्हाट, इंटीग्रिटी एंड नॉलेज। बिकॉज 1990s में हमने देखा कि बहुत सारे ऑनेस्ट एंड नॉलेजेबल सिविल सर्वेंट्स ने जो इनके दोनों को जो एबिलिटी थी ऑफ इंटीग्रिटी, एथिकल बिहेवियर एंड नॉलेज को जब कंबाइन किया, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, है ना, 1991 में जो इंप्लीमेंट हुआ, है ना, सो वो हम यहाँ पे इन्हीं की मदद से लागू कर पाए। तो हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन में, हमने बोला भी देखो भाई, नॉलेज और इंटीग्रिटी जो है, दिस आर व्हाट, दिस आर बैलेंसिंग व्हील ऑफ द सेम कार्ट, है ना। एक ऐसा है कि जो रास्ता दिखाता है और एक उस रास्ते में हमारे पास चलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्फ एंड नेवर एज मीन्स। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग द इम्प्लीकेशंस इन द मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि देखो भाई,
इंसान को एक एंड की फॉर्म में ट्रीट करना चाहिए, एक जरिया जैसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्फ एंड नेवर एज मीन्स। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग इट्स इम्प्लीकेशन इन द मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग, एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेटमेंट को ब्रीफ में। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे यार। है ना, कैसे इंसान को एक तरह से इंड की फॉर्म में क्यों ट्रीट करना चाहिए, ये हम बात करेंगे। वाई ह्यूमंस शुड बी ट्रीटेड एज एंड इन, उसकी बात करेंगे। एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स डिफरेंट डोमेन्स में। कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे विथ अ प्रोस्पेक्टिव वे अहेड। सो ये जो स्टेटमेंट है भाई, ये क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए भाई, उनकी जो इंट्रिंसिक वर्थ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उनके टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट जैसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट implies that individuals should be respected and valued for their intrinsic worth as human beings and not to be used as mere tools to achieve other goals. ओके, सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट का ना, मतलब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सो सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न देखो भाई, मॉडर्न जो टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी है, इम्पॉर्टेंस क्या है कि ट्रीटिंग इंडिविजुअल एज एन एंड इन देमसेल्फ बिकॉज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन हैज़ लेड टू फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, है ना, एंड ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट ह्यूमन वेलबींग। सो वर्कर्स जो थे एक तरह से, है ना, मशीन्स को चलाने वाले कॉक्स की फॉर्म में इस्तेमाल किए जा रहे थे rather than a valuable human being। सो उनकी खुद की नीड्स एंड डिज़ायर थी, उसको ध्यान में नहीं देख रहे हैं लोग। सो इसकी बात कर सकते हैं, इन मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग individuals as ends in themselves is paramount, सबसे ऊपर है। because the increasing, इसको छोड़ो यार, जब लाइन खा रहा है जो हमको नहीं लिखना इतना, तो यहाँ पे सिंपल सी बात कर सकते हैं, द इंक्रीजिंग use of technology and
automation has led to a focus on efficiency and productivity, often at the expense of human well-being. है ना, हमारे पास बहुत बार देखने को मिला कि जो वर्कर्स हैं आर समटाइम treated as mere cogs in a machine rather than as valuable human beings with their own unique needs and desires. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास it is also means of taking steps to combat exploitation and marginalization यार, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक, है ना, जो प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिविजुअल को जनरली एक्सप्लॉइट किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है, उनकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी है उसको डिसरिगार्ड किया जाता है. फर्दर मोर इन दी pursuit of profit and economic growth, individuals are often exploited or marginalized with their basic human rights and dignity being disregarded. है ना, प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यार, ह्यूमन राइट्स का डिसरिगार्ड हो रहा है. सो अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, कैसे जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इंडिविजुअल एज एन एंड टू देमसेल्फ, है ना, एंड इट इज़ नॉट अ मीन्स. ठीक है, सो एग्जाम्पल की बात करें तो इन हेल्थ केयर, इन दी मॉडर्न, एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं यार, इन दी मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम पेशेंट्स कैन बी treated as means to an end, such as reducing healthcare cost or improving medical outcome. Treating individuals as end in themselves means recognizing their right to quality healthcare that meets their individual needs. And preference, rather than
फोकसिंग ऑन कॉस्ट और एफिशिएंसी, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को, प्रेफरेंस को देखना चाहिए यार, कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इज़ व्हाट वी कॉल्ड, है ना। बिकॉज हेल्थ के अंदर हमने बात की कि, है ना, मेडिकल आउटकम को इम्प्रूव करना हमारा इन नहीं है भाई, हमारा, है ना, मतलब इंसान जो है मीन्स नहीं है कि हमारे पास जो मेडिकल आउटकम है उसको इम्प्रूव करना, हमारे पास उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करना हमारा एम है। सो इस प्रकार से हमने इसको एक एग्जांपल से बताया। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इन कंक्लूजन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स एंड एंड इन देमसेल्फ एज अ सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन, इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज जो उनका इनहेरेंट डिग्निटी है एंड वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर बेसिक नीड्स एंड राइट्स आर मेट। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस इट इज essential to recognize the inherent dignity and worth of all individuals and take steps to ensure that their basic needs and rights are met। ओके, सो इस प्रकार से हमने इस आंसर कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ह्यूमन बींग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड in themselves and never as means. Explain the meaning and significance of the statement giving the implication in the modern techno-economic society. सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया भाई कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि लोगों को उनकी इंटेंसिक वैल्यू के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनको एक टूल के से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने सिग्निफिकेंस में बताया कि देखो आज जब हमारा जो टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी है वहाँ पे टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के इतने तरफ ध्यान यूज़ हो गया है कि हमारे पास एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं यार, ह्यूमन वेलबींग पे उतना ध्यान नहीं देते। सो उनके यूनिक डिज़ायर एंड नीड्स को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। मशीन्स को चलाने वाले लोग समझने ज़रूरी नहीं है ना, वो ठीक नहीं होगा। सो उनके प्रॉफिट, आदमी क्या है, प्रॉफिट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जनरली ह्यूमंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने दिया कि कैसे ह्यूमन को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में, है ना, उनको क्या ध्यान, लोगों का ध्यान है कि हमारे पास कैसे हम हेल्थ केयर आउटकम को इम्प्रूव करें, उनका ये ध्यान नहीं कि हम कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। सो हमको क्या करना चाहिए, उनकी नीड्स को, है ना, उनकी प्रीफरेंस, है ना, उनको प्रीफरेंस देना चाहिए, है ना, रादर देन जस्ट कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ओके, लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, है ना, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑन इंडिविजुअल्स एंड टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर बेसिक नीड्स आर, है ना, और बेसिक नीड्स से राइट्स जो है वो फुलफिल हों। सो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए में 2014 के, वो 6 क्वेश्चन हमने देखे भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2014 में सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आए थे।